Good morning, children. Today we are going to start our fourth lecture on chapter second of economic sectors of Indian economy. And today we are going to cover the following topics: sectors of Indian economy, employment in India, lecture 4. Under this topic, we will discuss the employment in India and as in different sectors of Indian economy, and also the feature of organized and unorganized sector. Employment. What does employment mean? एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ हैविंग ए पेड जॉब। मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है रोजगार। रोजगार का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उसके बदले में उसे मजदूरी मिलती है या तनख्वाह मिलती है, जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो बाय फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल इज बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ एन वेजेस एंड सैलरीज, एंड बाय यूजिंग हिज वेजेस एंड सैलरीज he fulfills his basic needs and improves his living standard. Now we come on to our topic: employment in India. In India, even today, tertiary sector is dominant, but still dominant means tertiary sector की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टर्स की सर्विसेज, प्रोफेशनल की सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। लाइफ सपोर्ट सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज बढ़ती जा रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टिल टुडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड और engaged in an agriculture sector. So tertiary sector is contributing in the increase of overall GDP, but still apart from its the contribution of tertiary sector in the national income, in the growth of an gross domestic product, large number of people are employed in the primary sector. और ये हो क्यों रहा है? Why it is happening? It is because secondary and tertiary sectors are not producing enough employment opportunities. सेकेंडरी सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हो। ठीक है, दे शुड बी परफेक्ट इन द एरिया इन विच दे आर बीइंग अपॉइंटेड। टेरिटरी सेक्टर में भी फॉर फाइंडिंग जॉब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन द हॉस्पिटल्स, दे नीड टू इन्वेस्ट ह्यूज सम ऑफ मनी on the development of a human resource, on education, on health. And thirdly, ये बताता है कि it signifies that more than half of the workers in the country are employed in primary sector, which contribute only quarter part of GDP. Quarter part. Only 25% of GDP is being contributed by an agriculture, rest by the remaining sectors. Now, employment in India. एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था कि होता है क्या। इट इज ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल फाइंड्स ए जॉब, पर्सन फाइंड्स ए जॉब एंड ही अर्न्स फॉर इनकम बाय यूजिंग विच ही फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेक्टर मिल करके 75% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोर देन रिक्वायर्ड। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक है। सपोज कर लो कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और पांचों खेती कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन एन एग्रीकल्चर ओनली। उसमें से रिक्वायरमेंट सिर्फ एक आदमी की है और 4 आदमी निकल जाए वहां से, किसी दूसरी जगह पर अपना मतलब जॉब सर्च कर लें, तो प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी अफेक्टेड। रेदर देन दैट उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, फैमिली की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? लेकिन ये देखने में आता है कि 5 लोग हैं
तो पांचों लोग एग्रीकल्चर में ही हैं, खेती ही कर रहे हैं और सब एक दूसरे का की तरफ देखते हैं। दे क्लियर, दे डू नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटीज और ड्यूटीज इन प्रॉपर टाइम एंड विथ प्रॉपर पोटेंशियल। अपना पूरा पोटेंशियल वो नहीं लगाते हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं सिचुएशन ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट। देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली यहाँ पर हम 4 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट फाइंड ए जॉब ऑन दी प्रिवेलिंग वेजेस। जो मजदूरी की दर चल रही है उस पर उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसमें सबसे पहले है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाई पड़ता है, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल कि वो सिचुएशन है जब व्हेन पर्सन हैज नो जॉब इन हैंड एंड डज नॉट अर्न एनीथिंग एट ऑल। उसके पास कोई काम नहीं है और कोई अर्निंग उसकी नहीं है, वो दूसरे के ऊपर ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स। फिर दूसरा है कि द मोर द पीपल विल बी एम्प्लॉयड द मोर विल अफेक्ट द प्रोडक्शन एज देयर कैपेसिटी ऑफ डिमांड विल डिक्लाइन। जितने अधिक लोग एम्प्लॉयड होंगे प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? और ये प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। लेकिन जहां अनएम्प्लॉयड है यहां पर इसका ठीक उल्टा होता है कि जितने अधिक लोग अनएम्प्लॉयड होंगे प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा कि वो अपनी जरूरत की चीज़ों को परचेज कर सके। सेकेंडली डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सिचुएशन होती है इन विच पीपल सीम्स टू बी अपीरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। ये हिडन होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। यदि इसमें से कुछ लोग बाहर चले जाएं तो प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिविजुअल की फैमिली की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। देन हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, हाउ द मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड और जनरेटेड एंड व्हाट इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू की। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMGY के तहत लोगों को अपना बिजनेस, अपना वर्क शुरू करने के लिए लोन सेंक्शन किया है। ये 2 टाइप का होता है कि अर्ली स्टेज लोन एंड लेटर स्टेज लोन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिशु लोन और युवा लोन। शिशु लोन की शुरुआत होती है, चाइल्ड लोन की शुरुआत होती है 50,000 से लेकर के और 5 लाख के बीच में। 5 लाख के ऊपर का जो भी लोन होता है वो क्या कहते हैं, यंग लोन में आता है। दूसरा, मोर एंड मोर पीपल शुड बी प्रोवाइडेड द जॉब बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड कैनाल्स। प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड बाय एम्प्लॉइंग द पीपल। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने चाहिए, क्योंकि लोग टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है तो उनको ऐसे काम मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए मजदूरी कर सके और अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तीसरा, मोर एंड मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बी इस्टेब्लिश्ड एंड मोर एंड मोर पीपल शुड बी एम्फसाइज्ड टू गो टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी इम्प्रूव्ड। टूरिस्ट centers to be developed, tourist places to be developed, where people will find the various types of jobs like a tourist guide. They will start up the resorts, they will start up the small little hotels. And NREGA 2005, National Rural Employment Guarantee Act 2005. The main aim of this act to provide at least 100 days of employment to all the rural youths who are unemployed. Now the rural unemployment, mostly it is found in the villages. It is defined as when people get work partially or doing during a specific season. Seasonal होता है, इसको हम अभी इसको आगे और डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जैसा कि जब फसल बोई जाती है या काटी जाती है
उसी समय इनको जॉब मिलता है, अदरवाइज बाकी क्रॉप मेच्योरिटी पीरियड में दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज मोस्टली फाउंड इन द सिटीज। इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन वेयर एजुकेटेड यूथ डू नॉट फाइंड द एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, अतः वो बेरोजगार रहते हैं। ऐसे यूथ यंगस्टर्स जो कि एजुकेटेड हैं लेकिन वो अंडर प्रेशर वर्क करते हैं और इन एडिक्वेट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस में वर्क करते हैं, ठीक है, और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उनको कम सैलरी मिलती है, ठीक है। ये इस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में इट इज फाउंड इन सिटीज एमंग किसके बीच में पाया जाता है? ये मैट्रिकुलेट्स जो हाई स्कूल पास हैं, जो इंटरमीडिएट पास हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उनकी काबिलियत के अनुसार, उनके क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अनुसार या क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको सैलरी नहीं मिलती है। फिर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को और डिफाइन कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि इट इज फाउंड इन द विलेजेस, इट इज ऑल्सो नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल फाइंड्स वर्क ओनली ड्यूरिंग द सोइंग सीजन एंड हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ द क्रॉप। रिमेनिंग पीरियड में वो मेच्योरिटी टाइम पे वो बिना काम पे रहते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज मोस्टली फाउंड इन द सिटीज। It is found among the educated youths like matriculates, graduates and postgraduates. The youths are not paid salary as per their qualification and work under pressure on a very low salary. Then we come on to our second section, organized sectors and unorganized sector in India. Organized sector क्या है? Organized sector basically owned, managed by the government or the public sector undertakings who follow the rules and regulations imposed by the government. इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, ठीक, कितने घंटे काम करना फिक्स होता है, उसके बाद वर्कर इज फ्री। इसके साथ साथ वर्कर को और भी बहुत सारी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा मिलती है और हाउसिंग अलाउंस मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर की जो जॉब होती है, जो वर्क होता है, वो अनसिक्योर होता है। कोई कैजुअल लीव नहीं होती है, कोई मेडिकल लीव नहीं होती है। जितने दिन वो काम पर जाता है उतने दिन उसको मजदूरी मिलती है, जिस दिन काम पर नहीं जाता उस दिन उसको मजदूरी नहीं मिलती है। उसकी मजदूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके अटेंडेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वेयर एज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सैलरी स्लिप मेंटेन की जाती है, सैलरी हमेशा बैंक के थ्रू दी जाती है, ठीक है। ऐसी बहुत, बैंक या ट्रेजरी के थ्रू दी जाती है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इट इज टोटली एब्सेंट। देन नाउ वी मूव ऑन टू द असाइनमेंट सेक्शन। आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस। What are the factors responsible for the change in sectors of Indian economy? Explain. Distinguish between organized and unorganized sector. Distinguish between the rural and urban unemployment with the help of 3 points in support of your answer, and how to create more employment comment. Do it and submit it on Monday. Rest in our last lecture of this chapter, lecture number 5, will meet with the private sector and public sector, features of private sector and public sector undertakings. Thank you beta, have a nice day, God bless you.